हाय पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। और जैसा कि आपको अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि एनएमसी ने नेशनल मेडिकल कमीशन ने एनएमसी ने कुछ न्यू रूल्स एंड गाइडलाइंस जो हैं वो डाल दी हैं, इम्प्लीमेंट कर दी हैं। और ये आज पब्लिक के संदर्भ में भी डाल दिया है। वैसे इसके बारे में जो सुगबुगाहट है और जो लीकेज थी वो पहले ही मैं अपनी 2 वीडियोस में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में बता चुका था। ठीक है, वो क्या था कैसे था को लेकर बहुत स्पष्टीकरण नहीं था, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ हद तक हम उस जानकारी तक पहुंच ही गए। अब ये बातें शुरू कहाँ होती हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिलेक्शन और रिजेक्शन का मसला है, आप इस बात को ध्यान रखें। इस वीडियो के एंड में आपको बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी मिलेंगे जो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, और वो भी एमसीसी के सोर्सेज से ही इस बात को लेकर मैं आऊँगा। तो जैसे कि आपको पता ही है कि एसवीपी इंस्टीट्यूट से हमेशा आपको ऑथेंटिक जानकारी ही मिलती है, और ये चैनल पूरी तरह से पीडब्ल्यूडी बच्चों की वजह से ही है और आप ही के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर ज़रूर कर दें, ताकि कोई भी बच्चा चीज़ों को समझ पाने में असमर्थ ना हो, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन या लेस इन्फॉर्मेशन की वजह से बच्चों को परेशानी उठानी पड़ेगी। शुरू करते हैं। यहाँ पर एक केस का डिस्कशन किया जा रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है ओम राठौड़ का केस है। ठीक है, और उस केस की वजह से, ठीक है, डिसेबिलिटी गाइडलाइंस, ठीक है, जो हैं यहाँ पर उन्हें चेंज करने का जो है नोटिस कहें, सजेशन कहें, आदेश कहें, दिया गया। पर जैसा कि आपको पता है कि इस बार एनटीए की गाइडलाइंस में कुछ भी चेंज नहीं आया। बहुत बच्चों ने मुझे मेल पर भी बोला, इंस्टा पर भी बोला, और कुछ ने कमेंट भी किया कि भैया जब रूल्स में चेंज करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो फिर तो वो रूल्स अप्लीकेबल होने चाहिए, क्या ये वायलेशन नहीं है? तो मैंने कहा कि बेटा एनएमसी या एनटीए की ब्रोशर जो नीट के लिए निकला, वहाँ उन्होंने जो चीज़ें इम्प्लीमेंट की, और अगर आपको नहीं पता तो जोसा मतलब जेई की काउंसलिंग ऑलमोस्ट आपको पता है हो गई है, और वहाँ पे पीडब्ल्यूडी को पुरानी गाइडलाइंस के हिसाब से ही देखा गया है। ठीक है, खैर वहाँ थोड़ा तरीका अलग है, मैं वो भी डिस्कस कर चुका था, वो भी एक अच्छा मॉडल है। तो एनटीए ने वो गाइडलाइन चेंज नहीं की थी, जैसे कि मेंटल इलनेस को इंक्लूड नहीं किया, साफ साफ मना किया गया। ठीक है, और उसके बाद अपर लिम्ब वाले बच्चों के लिए भी रिलैक्सेशन था, लेकिन बहुत कम। हाथों वाले बच्चे के लिए कह दिया गया था कि पावर 4/5 चल जाएगा अफेक्टेड हैंड में, अगर वो नॉन डोमिनेंट है तो। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाली वीडियो में ये बातें हमने खुल कर की थी, है ना। तो ये टेक्निकलिटीज़ में आपको नहीं जाना, पर जो जानते हैं, जो थे वीडियो में, वो जानते हैं इस बात को। लेकिन ये भी कोई रिलैक्सेशन बहुत ख़ास नहीं था। और एक बात जिस पर लोगों का शायद ध्यान कम से कम जाता है और वो इसे एक्सेप्ट भी नहीं करते, वो ये है कि एनटीए की गाइडलाइन और हॉस्पिटल्स में हो रहे जो 16 सेंटर्स हैं वहाँ पर हो रहे वेरिफिकेशन में कई बार कोई कनेक्शन नहीं होता। मतलब वहाँ जब डॉक्टर चेक करते हैं तो रिजेक्शन और सिलेक्शन का उनका एक पर्सनल क्राइटेरिया रहता है। आई होप ये बात कोई बड़ा ऑफिशियल भी सुने, उसे शायद ये बात ठीक ना लगे, पर यही सच्चाई है। अगर वहाँ कोई बच्चा सिलेक्ट या रिजेक्ट होता है, सिलेक्ट जो बच्चा सिलेक्ट हो गया वो क्यों ही इशू करेगा, क्यों ही कोई बात करेगा। पर कोई बच्चा अगर रिजेक्ट होता था और अगर उसे लगता था कि मेरा असेसमेंट ठीक से नहीं हुआ, मेरी डिसेबिलिटी ठीक से चेक नहीं हुई, या जो भी परेशानी है कि मेरे हाथों में जो प्रॉब्लम है इतनी नहीं है कि मैं मेडिकल कोर्स के लिए मुझे मना किया जाता, पर मना किया जाता था, है ना। लेकिन उस बच्चे के लिए फीडबैक का कोई ऑप्शन नहीं है कि वो एनटीए से कांटेक्ट कर सके और उन्हें कह सके कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो कोई अपॉर्चुनिटी, कोई इस तरह का फीडबैक पोर्टल नहीं था। इस बार भी क्या वो फीडबैक पोर्टल होगा या नहीं होगा, और जो भी ये नई गाइडलाइन आ रही है सारे कॉलेजेस या सारे सेंटर्स उसको इसी तरह से फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे के ऊपर अभी भी सवालिया निशान है। जब तक वेरिफिकेशन चालू नहीं होगी तब तक ये क्वेश्चन मार्क में लगाता ही रहूँगा। दूसरा, गुजरात में जो वेरिफिकेशन हो रही है, केरला में जो वेरिफिकेशन हो रही है, वहाँ लगातार लो विजन वाले बच्चे और अपर लिम्ब वाले बच्चे पुरानी गाइडलाइन के हिसाब से रिजेक्ट किए जा चुके हैं। उन बच्चों का क्या?
कुछ नहीं ना, चलिए आगे चलते हैं। खैर, अब यहाँ पर कुछ नई नई गाइडलाइंस, इंटरिम या अंतरिम गाइडलाइन जो हैं आउटलाइन की गई हैं असेसमेंट मेथड को लेके, चेकिंग मेथड को लेके, ठीक है, जो कि एमबीबीएस कोर्स के लिए जाना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ बीडीएस क्यों नहीं लिखा, बीएमएस नहीं लिखा, बीवीएससी नहीं लिखा, तो ये खाली गाइडलाइन के एमबीबीएस के लिए नहीं, इन्होंने स्पेशली एमबीबीएस यहाँ लिख दिया है, पर ये गाइडलाइन जो है सभी मेडिकल कोर्सेज के लिए होंगी जिनमें एक पीडब्ल्यूडी बच्चा नीट के थ्रू एडमिशन ले सकता है और रिजर्वेशन का लाभ उठा सकता है। तो ये बात मैं करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर नहीं लिखा गया है, डेलिबरेटली नहीं लिखा होगा, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि एक पीडब्ल्यूडी बच्चा सिर्फ एमबीबीएस ही करना चाहता है ना। चलिए, अब ये इम्प्लीमेंट की जाएंगी इसी साल 2025-26 के लिए। चलिए आगे, अब ये कहते हैं कि एज पर द इंटरिम गाइडलाइन, जो भी अब गाइडलाइन डिसाइड की गई हैं इस ईयर के लिए, इस सेशन के लिए, एमबीबीएस कोर्स के लिए, एकेडमिक ईयर इसके लिए, वो क्या है। पहला, कैंडिडेट के पास ये चीज़ें होनी चाहिए, मतलब वो इन्हें सबमिट करेगा। पहली चीज़ कि एक वैलिड यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए, जो कि एक मेडिकल अथॉरिटी ही, ऑथोराइज अथॉरिटी या आपके यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल है वही ऑथोराइज होता है इसको बनाने के लिए। बिल्कुल सही बात। लेकिन उन बच्चों का क्या जान के जिन बच्चों के पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है, सिर्फ सर्टिफिकेट है या सिर्फ हैंड रिटन सर्टिफिकेट है, पुराना सर्टिफिकेट है, उनका क्या जिन्होंने इसे यूडीआईडी कार्ड में कन्वर्ट नहीं कराया। चलिए ये इस मुद्दे को लेकर कभी अभी फिर आगे बात करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर एक परेशानी तो सामने खड़ी हो ही गई है। दूसरा, सेल्फ सर्टिफाइड एफिडेविट, आपको कुछ एफिडेविट तैयार करने हैं जो आपको खुद ही सर्टिफाई करने हैं, खुद ही उनको सिग्नेचर करना है और अपनी डिटेल वहाँ पर अपनी बेस्ट नॉलेज में भरनी है, गलतियाँ नहीं करनी है। वो इस पीडीएफ के सबसे नीचे वाले पोर्शन में अवेलेबल है, हीयरिंग के लिए, लोकोमोटर के लिए, इन सब के लिए अवेलेबल है। तो ज़्यादा चिंता ना करें, वीडियो लंबा हो सकता है, पेशेंस के साथ सुनें, ठीक है, नहीं तो आप इधर उधर भटकेंगे, परेशान होंगे। चलिए, अब ये थर्ड पॉइंट यहाँ पर जो है, पॉइंट नंबर 3 है कि कैंडिडेट विल हैव टू रिपोर्ट द डेजिग्नेटेड मेडिकल बोर्ड, जो 16 ऑल इंडिया सेंटर्स हैं वहाँ पर जाकर वेरिफिकेशन कराना है ऑफ देयर सेल्फ एफिडेविट। जो भी बच्चा एफिडेविट में क्लेम करता है अपनी डिसेबिलिटी के बारे में और अपनी डिसेबिलिटी में जो भी उसे परेशानियां होती हैं नहीं होती के बारे में, वो जो भी क्लेम करता है उस चीज़ का वेरिफिकेशन वहाँ होगा। डिसेबिलिटी का असेसमेंट होगा, इसका ये मतलब है, डिसेबिलिटी परसेंटेज का असेसमेंट नहीं होगा। अभी इस बारे में भी आगे बताते हैं। चलिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में भी आया होगा कि भैया इन 16 सेंटर्स पर कब जाएं और वो वहाँ जाने के बाद वो हमें वहाँ पर चेक करेंगे नहीं करेंगे, ये कैसे पता। तो ये 16 सेंटर्स एनएमसी की गाइडलाइन को फॉलो तो करेंगे, लेकिन इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे एमसीसी का। तो इसके लिए आगे देखिए क्या हो गया। अच्छा, वैसे फोर्थ पॉइंट भी हम पढ़ लें कि डेजिग्नेटेड मेडिकल बोर्ड, जहाँ भी आप जाते हैं, जिस भी सेंटर में आप जाते हैं, वो वहाँ पर बच्चे को वेरीफाई करेगा सेल्फ सर्टिफाइड एफिडेविट्स को, ठीक है, और इवेल्युएट करेगा उनकी फंक्शनल एबिलिटीज़ को। डिटेल्ड असेसमेंट प्रोसीजर्स फॉर दिस बोर्ड आर सेट फोर्थ इन इंटरनल गाइडलाइंस, और उन डॉक्टर्स के सामने ये सारी चीज़ें पहले ही इंटरनल मीटिंग में क्लियर कर दी गई होंगी, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। और हाँ, हमारे सोर्सेज बिल्कुल बता रहे हैं कि कई बार मल्टीपल टाइम मीटिंग्स हो चुकी हैं, उसके बाद ही ये पब्लिक में आया है, नहीं तो ये इंटरनली तो बहुत दिन से सर्कुलेट कर ही रहा था, ठीक है, 1 वीक के आसपास होने वाला है जब ये सर्कुलेट हो रहा है अंदर। लेकिन इसको लेके जो अभी जो पब्लिश किया है, मतलब एक सहमति जो बनी है, वो अब जाकर बनी है। चलिए, अब यहाँ पर एक बात तो समझ में आ गया है कि वो बच्चे के एफिडेविट को ही चेक करने वाले हैं। लेकिन एफिडेविट को चेक करने का ये मतलब नहीं है कि कागज़ में क्या लिखा है बस वहीं पर वो साइन करेंगे, आपको देखेंगे भी नहीं। अगर वहाँ लिखा है लोकोमोटर डिसेबिलिटी तो होनी चाहिए, अगर वहाँ लिखा है कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं तो करते होने चाहिए, और कहीं वहाँ लिखा है कि आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, आपने सेलेक्ट किया हुआ है, अभी नीचे देखना क्या फॉर्मेट है वो, आई होप टेलीग्राम पर आप देख कर ही आए होंगे, मैंने डाल भी दिया था। तो वो ये चेक करेंगे कि आपने जो ये सेल्फ क्लेम किया है ना, या वो सेल्फ क्लेम सही है या गलत है, और उसके पीछे की क्या वजह है उसको वो इवेल्युएट करेंगे। अगर आपने ये कहा है कि मैं ये फर्दर की ये एक्टिविटी नहीं कर सकता, स्टेयर्स नहीं चढ़ सकता फॉर एग्जांपल, या 1 लेग स्टैंड नहीं कर सकता, तो क्यों नहीं कर सकते, क्या ये सच भी है या सिर्फ आपने लिख दिया है।
या आपने चूज़ कर लिया है, उसका वेरिफिकेशन वो कर सकते हैं, उसको इवेलुएट कर सकते हैं। तो अब इवेल्युएशन का तरीका बदल चुका है, अब देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। आप समझ गए? चलिए, अच्छा ये हुआ क्यों है? क्योंकि जब स्टार्टिंग में आपने एक केस देखा तो यहाँ पर यही बात है कि बच्चे को उसकी डिसेबिलिटी परसेंटेज के बेसिस पर रिजेक्ट करना ठीक नहीं, उसकी मेडिकल कैपेबिलिटीज़ के ऊपर उसे जज या सिलेक्ट या रिजेक्ट करें। मतलब अगर वो बच्चा मेडिकली फिट है फॉर परसुइंग मेडिकल कोर्स डिस्पाइट ऑफ बीइंग आ PWD कैंडिडेट, आ डिसेबल कैंडिडेट, तो ही वो बच्चा आगे जाएगा या नहीं जाएगा। आप इस तरह से उसे देखें, है ना। वो डॉक्टर बन सकता है नहीं बन सकता के लिए उसे चेक करें, उसकी डिसेबिलिटी असेसमेंट में क्या निकल कर आता है, मतलब ओवरऑल क्या परसेंटेज निकलता है, उसके बेसिस पर उसको चेक ना करें। ऐसा ये गाइडलाइंस कह रही है एंड आई होप ऐसा ही फॉलो हो वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि बच्चे के पास फीडबैक का तो कोई ऑप्शन है नहीं, सिर्फ एक कोर्ट ही रास्ता है और हर कोई कोर्ट अफोर्ड नहीं कर सकता। चलिए, अब यहाँ फिफ्थ पॉइंट है। देखो बच्चों, वीडियो लंबा हो रहा है, बिल्कुल लंबा होगा क्योंकि ये मुझे पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ के आपको बताना ही होगा और ये टाइम वर्थ है। ये जो आप टाइम यहाँ लगा रहे हो यही वर्थ टाइम है, नहीं तो आप छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते रहोगे कि भैया ये क्या है, यूँ क्यों है, वो क्या होगा, ये क्या होगा। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ अगर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो वीडियो को एंड तक दिखना। ये बोरिंग हो सकती है पर इन्फॉर्मेटिव ज़रूर है। अब यहाँ लिखा है, इन व्यू ऑफ अबव द कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर PWD कैटेगरी आर एडवाइज टू विजिट इंट्रा MCC पोर्टल फॉर डिटेल इंस्ट्रक्शन। इसका ये मतलब है कि भैया हमने तो ये गाइडलाइन जो है, NMC बोल रहे हैं, हमने गाइडलाइंस तो दे दी, पर अब 16 सेंटर्स पर कब जाना है, कैसे जाना है, कब एप्लीकेशन सबमिट करनी है, कब वेरिफिकेशन कराना है, उन सब की जानकारी हम MCC के ऊपर छोड़ देते हैं। तो आप वहाँ जाकर रेगुलर विजिट करते रहें, जो कि PWD बच्चे लगातार पिछले एक हफ्ते से कर ही रहे हैं, है ना। MCC पर तो शायद इतनी बार विजिट कभी करना ना पड़ता हो काउंसलिंग के दौरान भी, जितना अभी बच्चों ने नॉर्मलाइज उसको रिफ्रेश कर लिया है। अगर आपने किया है तो नीचे बता देना। चलिए, आप नीचे ज़रा चलें और इनक्लोज़र में लिखा है, कि जो गाइडलाइंस हैं, असेसमेंट मेथड ग्रांट ऑफ एडमिशन इन MBBS कोर्स टू PWD कैंडिडेट अलॉन्ग विद शेड्यूल 1 कंटेनिंग सेल्फ सेट सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर वो नीचे अटैच है, ये कह रहा है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। अब वो नीचे चलते हैं। तो अब आप देख पाएंगे कि NMC ने, नेशनल मेडिकल कमीशन ने MCC को एक पत्र व्यवहार किया है। तो देखिए, यहाँ MCC को एक लेटर भेजा गया है डॉक्टर B श्रीनिवासन को। हाँ, अब ये DGME है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के हेड हैं, आप ये कह सकते हैं। उन्हें भेजा गया है और उन्हें कहा गया है कि ये जो रेफरेंस में इन्होंने दिया है, जो ऊपर अबव गाइडलाइंस हैं, उसको आप सब्जेक्ट क्या है कि गाइडलाइन फॉर असेसमेंट मेथड फॉर ग्रांटिंग एडमिशन, ये PWD ये तो ये मेथड्स हैं, अब गाइडलाइंस हैं, न्यू गाइडलाइंस आप अप्लाई कर दें, ठीक है। और इनको ये बता भी दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट की वजह से, जो कि शुरुआत में दिया गया है ना, तो हमें इस गाइडलाइन में चेंज करना पड़ रहा है। चलिए, और अब फर्दर एक्शन NMC को, अब MCC को ये फर्दर एक्शन लेना है कि वो PWD बच्चों के लिए क्या इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखना। चलिए, अब इंटरिम गाइडलाइंस जो है, ये भी ज़रा देख लीजिए कि वो गाइडलाइंस है क्या, है ना। कुछ लाइनें मैं पढ़ लेता हूँ, बहुत ज़्यादा लाइनें पढ़ के आपका समय नहीं बर्बाद करूँगा, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो देखूँगा। तो यहाँ लिखा है, इन परस्यूट ऑफ इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव मेडिकल एजुकेशन द नेशनल मेडिकल कमीशन remains steadfast in its commitment to ensure fair access of medical courses for all eligible candidate including person with disability। मतलब NMC बोल रहा है, हम इंश्योर करेंगे कि सबको एडमिशन मिले भाई, जो एलिजिबल है उसको एडमिशन मिले, ठीक है। चलिए, और जो भी PWD बच्चों के राइट्स हैं, RPWD एक्ट 2026 के 2016 के अकॉर्डिंग उन्हें वो चीज़ें मिले, उन्हें वो राइट्स मिले, ठीक है। चलिए, अब आगे और भी चीज़ें बात करते हैं। मतलब यहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा पढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं है आपका, आगे चलते हैं। चलिए, मतलब जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ, इस पॉइंट पर ज़रा ध्यान दें। फंक्शनल कम्पिटेंसी अप्रोच,
ये क्या बोल रहा है? These legal and policy developments collectively emphasize the prioritization of functional competency over rigid percentage based disability threshold। इसका क्या मतलब है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यार, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है सुनो। ये लाइन बोल रही है कि परसेंटेज को देखकर रिजेक्शन या सिलेक्शन मत करो। ये देखो कि बच्चा फंक्शनल कॉम्पिटेंट है या नहीं। मतलब कि डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, अगर उसके हाथों में कोई प्रॉब्लम है, ओके, परसेंटेज नो मैटर, आप उसे छोड़ें। आप ये देखें कि डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट उसके हाथ में जो भी प्रॉब्लम है, क्या अपने हाथ की प्रॉब्लम के बावजूद भी वो मेडिकल कोर्सेज कर पाएगा या नहीं। दिस इज द पॉइंट। सेम गोज विद आइज, सेम गोज विद कानों के साथ भी, और सेम गोज विद लेग्स। अगर पैरों में कोई प्रॉब्लम है तो क्या वो प्रॉब्लम उसको मेडिकल कोर्स करने में रोकेगी, सहायता नहीं करेगी, तो क्या बाधा बनेगी या नहीं। तो आपको बच्चे की कंपिटेंसी चेक करनी है, ये है इम्पॉर्टेंट बात। समझ गए? तो ये आया है मेन चेंज जो आप देख सकते हैं एंट्रीम गाइडलाइन के अंदर, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चेंज है। चलिए अब ज़रा और आगे बढ़ते हैं कि कुछ और चीज़ें ना हो। है ना, ये तो कुछ एथिकल बातें हैं भाई, अब वो फॉलो होंगी नहीं होंगी उन पर तो सवालिया निशान आगे बढ़ा ही रहेगा। ठीक है, अब ये देखिए एंट्रीम एडमिशन अप्रोच, यहाँ पर ये वाला पॉइंट पढ़िए जरा। यहाँ पर लिखा है pertinent to mention that postgraduate medical courses shall require specialty specific deliberations। अब सीधी सी बात है, जब आप स्पेशलाइजेशंस के लिए आगे जाएंगे तो आपके लिए कुछ डिसेबिलिटीज़ रोक सकती हैं आपको स्पेशलाइजेशन करने से। तो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये नीट पीजी वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, यूजी वाले बच्चों के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं। चलिए अब यहाँ पर लिखा है डिफाइनिंग एसेंशियल कॉम्पिटेंस ऑफ ईच ऑफ द टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इन्वॉल्व अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इज़ मल्टी dimensional and dynamic assistive devices and medical technologies are rapidly advancing and evolving, striking a balance between inclusive and the imperatives of patient safety and clinic competence in medical education। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब भैया मेडिकल जांच करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स वगैरह आ गए हैं, तो ये पॉइंट भी अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आप बोलोगे भैया खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ दो ना, सारे पॉइंट पढ़ ही क्यों रहे हो, तो चलिए कोई बात नहीं, अब हम ऐसा ही कर देते हैं। अब ये देखिए द प्रीवियसली मैंडेट अर्थमेटिक थ्रेशोल्ड शैल नो लॉन्गर बी एप्लीकेबल। अब ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ना, फिफ्थ पॉइंट। लास्ट ईयर तक दी 2024 तक जो बड़ा मैंडेट बनाकर रखते थे ना कि एक थ्रेशोल्ड था, किस चीज़ का, जो थ्रेशोल्ड होता था अर्थमेटिक थ्रेशोल्ड का मतलब है जो डिसेबिलिटी की कैलकुलेशन का जो थ्रेशोल्ड था, 40 बन गई, 60 बन गई, 70 बन गई, या 30 बन गई कैलकुलेट करने के बाद, तो अब बच्चा जो है मेडिकली फिट या अनफिट है या नॉर्मल है ना। देखो नॉर्मलाइजेशन का तो अभी भी मुझे लगता है कि 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी तो अभी भी एलिजिबिलिटी रहेगा, क्योंकि वो RPWD एक्ट का भाग है। ठीक है, तो NMC RPWD एक्ट को चेंज नहीं कर रही। मतलब ये तो पक्का है कि अगर आपकी डिसेबिलिटी 40 से कम है तो रिजर्वेशन में आप PWD नहीं कंसीडर हो रहे, है ना। और वैसे ही आपको एक चीज़ याद दिला दूँ कि जिन PWD बच्चों की डिसेबिलिटी लेस देन 40% थी ना, और उन्होंने इस बात को मेंशन किया था नीट फॉर्म भरते हुए, उन बच्चों को PWD रैंक मिली ही नहीं है। अगर आपके संपर्क में कोई ऐसा बच्चा हो या अभी आप देख रहा हो तो नीचे कमेंट करके बता सकता है। तो इस बार वो सिर्फ और सिर्फ PWBD बच्चों को कंसीडर कर रहे हैं, और PWBD का मतलब होता है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। बेंचमार्क मतलब एटलीस्ट 40%, ज़्यादा जो भी हो कम से कम 40 होना चाहिए। तो ये उन्हीं के लिए है। अब ये मत समझने लगना कई बच्चे अगर ये समझ जाएँ कि अच्छा परसेंटेज तो कैलकुलेट होगी नहीं, तो हमारी 20 भी हो 10 भी हो तो भी PWD की रिजर्वेशन मिल जाएगा। नहीं यार, यू हैव टू बी अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, और एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी नहीं, अगर बेंचमार्क डिसेबिलिटी नहीं है। अब ये थ्रेशोल्ड की बात यहाँ पर हो रही है जिसकी डिसेबिलिटी एक्सीड कर जाती थी, 60 प्लस हो जाती थी, है ना, या 40 प्लस भी हो जाती थी ना विजन में, तो बच्चे को नॉट
एलिजिबल फॉर मेडिकल काउंसलिंग कर दिया करता था। मतलब 40% डिसेबिलिटी आई विजन में होने के बाद भी बच्चों को रिजेक्शन दिल्ली में फेस करना पड़ा है। आरएमएल और लेडी हार्डिंग के मल्टीपल केसेस हैं ऐसे, जिन्हें 40% देने के बाद भी मेडिकली अनफिट किया हुआ है फॉर मेडिकल कोर्सेज। अगर ऐसा कोई बच्चा देख रहा है तो नीचे कमेंट करके बता दें, ताकि बच्चों को थोड़ा लगे कि भैया कुछ भी बात रेंडम हवा में नहीं बोल रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, मैंने ये डाउट यहीं पर ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो हाँ, पर ये तो है कि भाई जो मैक्सिमम लिमिट वाला केस हो गया ना, अब मान लो किसी की डिसेबिलिटी 60%, 50% भी एक्सीड करती है, कोई दिक्कत नहीं है। वो यही चेक करेंगे कि फंक्शनल एबिलिटीज़ क्या हैं, चाहे डिसेबिलिटी हो, परसेंटेज जो भी हो। अब वो उस पर फोकस ही नहीं करेंगे, अब उनका फोकस होगा फंक्शनल एबिलिटीज़ पर। क्या बच्चा इतनी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी मेडिकल कोर्सेज कर सकता है या नहीं कर सकता, के ऊपर ही ये चीज़ें अब होने वाली हैं, ठीक है। तो बोलोगे भैया पहले ये सब नहीं देखते थे क्या, या पहले बस परसेंटेज अगर ज़्यादा हो गया तो मना कर देते थे क्या? तो ऐसा नहीं है, डॉक्टर्स पर ये चीज़ें डिपेंड कर रही थी। कुछ जगह पर 60% विजुअल डिसेबिलिटी देने के बाद भी बच्चों को मेडिकली फिट किया गया और वो बच्चे आज कॉलेज में हैं। एग्जाम्पल BHU में ऐसा हुआ, एग्जाम्पल गोवा में 50% वाले बच्चे भी आराम से पास हुए, एग्जाम्पल चंडीगढ़ में भी ये हुआ, ठीक है। और इवन SMS जयपुर के अंदर भी 40, 45, 50 वाले बच्चों को भी पास किया गया और वो कॉलेज में है, लेकिन दिल्ली में नहीं किया गया। तो ये डिपेंड करता है डॉक्टर्स के पैनल पर कि वो क्या सोचते हैं। तो यही तो मेरा डाउट है कि इस बार ये सारी चीज़ें वो फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, इस तरीके से चेक करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि इनका बिहेवियर ही नहीं है ना, डॉक्टर्स का ये बिहेवियर नहीं है, उनको इस तरह से ट्रेन नहीं किया गया। अब हो सकता है मीटिंग्स में उनके साथ ये सारी चीज़ें क्लियर की गई हों, तो आई होप बच्चों का नुकसान ना हो। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि बच्चों का नुकसान ना हो। अब बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये 6th पॉइंट। अब ये इंपॉर्टेंट सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनके पास UDID कार्ड नहीं है। अब यहाँ पर लिखा है मैंडेटरी यूज़ ऑफ UDID पोर्टल। अब डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी DEPWD ऑल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट UDID कार्ड मस्ट बी इशू, इतना होना चाहिए। मतलब UDID कार्ड को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ दिखाई गई है, लेकिन मुझे लगता है कि उनके बारे में भी ज़रा सोच लेते जिन्होंने UDID कार्ड नहीं बनवाया, क्योंकि UDID कार्ड बनवाने की जो अभी भी जो प्रोसेस है वो कुछ स्टेट्स में काफ़ी स्मूथ है, कुछ कॉलेजेस में काफ़ी स्मूथ है, हॉस्पिटल्स में स्मूथ है, लेकिन कुछ जगह पर बहुत टाइम लगा देते हैं, बच्चों से परेशान करते हैं, भगाते हैं, दौड़ाते हैं, 1-1 महीना, 2-2 महीना, 3-3 महीना वेट कराते हैं। अगर ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ है, जो कि ज़्यादातर बच्चों के साथ होगा, तो वो कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन करके बता सकते हैं। अच्छा, मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ कि मेंशन कर दें, ताकि इस बात का ऑथेंटिकेशन भी साथ साथ होता रहे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ लिखा है अकॉर्डिंगली द UDID कार्ड हैज़ बीन एस्टेब्लिश एज अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी इन द कंटेक्स्ट इट मे बी रिगार्डिंग एज एसेंशियल एंड ऑथोरेटिव प्रूफ फॉर इवेल्यूटिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ मेरिटियस नीट PWD नीट UG कैंडिडेट अंडर अ डिसेबिलिटी कैटेगरी। अब ये बताओ कितना खतरनाक पॉइंट हो गया, नहीं हो गया? ये पॉइंट मेरे लिए बिल्कुल भी कन्वीनियंट पॉइंट नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चे हैं, मुझे लगता है मोर देन 10% बच्चे हैं, लेस देन 20 तो ज़रूर होंगे, जिनके पास PWD सर्टिफिकेट तो है पर UDID कार्ड नहीं है। उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई है, ठीक है। तो देखो MCC इसको लेकर कोई सॉल्यूशन निकाले तो थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे हम, ज़रा प्रोसेस थोड़ा और क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर ये दिखा रखा है इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर PWD एक्ट। तो ये आपके लिए नहीं है, ये आज जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब आप थोड़ा इसको पढ़ के सोच सकते हैं कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए PWD बच्चों के साथ, उन सभी को इंफ्रास्ट्रक्चर में हर जगह जाने आने की सुविधा हो, है ना। डिसेबिलिटी अफेयर्स के लिए एक नोडल ऑफिसर भी उन्हें मिले, ताकि अगर उनको कोई परेशान करे, कोई दिक्कत हो, तो वो किसी ऑफिसर पर्टिकुलर से अपनी शिकायत कर सके, वो उनको हेल्प आउट कर सके, है ना। और बस यही सारी चीज़ें हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, ये कॉलेजेस के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब लास्ट क्या डिसीजन लिया गया, जो ये लास्ट डिसीजन लिया गया है यही आपको फर्स्ट पेज पर देखने को मिला, ठीक है। तो ये लास्ट डिसीजन क्या है कि वैलिड UDID कार्ड चाहिए, जो कि एक अच्छा डिसीजन नहीं है यार। अब सेल्फ सर्टिफिकेशन करना है, वो अभी नीचे हम देख रहे हैं, उस तरफ हम पहुंच ही रहे हैं लगभग, और 16 सेंटर्स पर जाकर वेरिफिकेशन कराना है। पता नहीं यार कैसे कराना है, क्योंकि टाइम ही नहीं है। अब MCC कैसे एडजस्ट करेगा, कैसे टाइम प्रोवाइड कराएगा PWD बच्चों को, ये तो अब MCC ही जानता है, तो हम भी अब उसी की तरफ देख रहे हैं।
ठीक है, बाकी आपके लिए क्या इंस्ट्रक्शन होंगे वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर बता रहा है कि मेडिकल बोर्ड जो होगा उनको क्या क्या रूल्स जो हैं वो ध्यान रखने हैं, ये सारी चीज़ें, तो ये मैंने बता दिया किस तरह से वहाँ पर चेकिंग होगी। बस अब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी कुछ चीज़ें पढ़ देता हूँ। ठीक है, कि यहाँ लिखा है, if the candidate while self declaring the essential competence of mention one or more competence in negative is not able to demonstrate one or more the listed essential competence, or board shall see it he is able to compensate such deficit by other alternative functionalities and may take a holistic view regarding the competitive to pursue MBBS course। ये भी इंपॉर्टेंट बात हो गई, बच्चों का ये डाउट था तो मैं आपको बताता हूँ। ये वैसे तो गाइडेंस डॉक्टर के लिए है, जो वहाँ मेडिकल बोर्ड बैठने वाला है आपको चेक करने के लिए ये उनके लिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आपके लिए नहीं है। आपके लिए तो इंस्ट्रक्शन जो थी वो मैंने ऊपर बता दी, पर फिर भी देख लो वो डॉक्टर्स को क्या कह रहे हैं। वो डॉक्टर्स को कह रहे हैं कि अगर कैंडिडेट आ रहा है और उसने बताया है कि भाई मैं अपने सर्टिफिकेट के अंदर बताता हूँ कि मैं ये चीज़ें कर लेता हूँ, सॉरी ये चीज़ें कर लेता हूँ और ये चीज़ें नहीं कर पाता, ठीक है, तो वो उसी को उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि बच्चे ने जो यहाँ पर कंपिटेंस लिखी है मैं कर पाता हूँ, या नॉन कंपिटेंस लिखा है नहीं कर पाता, तो ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है। और अगर उसने किसी बच्चे को डिसेबिलिटी ज़्यादा है, मान लीजिए भाई उसके पैरों में बहुत दिक्कत है, पैरों में उसके बहुत दिक्कत है, ठीक है, पोलियो का केस हो सकता है, पोस्ट एक्सीडेंटल केस हो सकता है, चलने में बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि मैं चल सकता हूँ, तो वो ये देखेंगे कि जो बच्चा बोल रहा है क्या पता वो बच्चा इस बेसिस पे बोल रहा हो कि वो बैसाखी का सहारा लेके चल सकता है, ठीक है, या किसी और माध्यम से किसी चीज़ का असिस्टिव डिवाइस का सहारा लेके वो बच्चा अपने काम को कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर तो इस फॉर्म में इतना डिटेल में लिखने के लिए नहीं है, तो बच्चा तो लिख सकता है हाँ मैं वॉक कर लेता हूँ, लेकिन वो वॉक कैसे करता है इतनी डिसेबिलिटी होने के बाद भी अगर वो बच्चा वहाँ शो करने में सक्षम होता है, तो डॉक्टर्स उसको ये देखकर कि वो हाँ भाई वो कॉम्पिटेंट है MBBS कोर्स करने के लिए, नहीं उसको पास करेंगे। ये बात लिखी है, तो इस पॉइंट का यही मतलब है। अब इसको अलग अलग डिसेबिलिटीज़ के हिसाब से आप देख सकते हैं। आप समझ गए मैंने क्या बोला? चलिए समझ ही गए होंगे, अब इतना डीप में बता रहा हूँ तो। अब फर्स्ट पॉइंट को भी देख लेते हैं भाई, फर्स्ट को क्यों छोड़ें। अब यहाँ लिखा है द competence mentioned in the appendix in the schedule 1 and basic mandatory the candidate to satisfaction of the designated medical board may demonstrate the competence must have the declaration by the him or her। ये बोल रहा है कि जो भी फॉर्म में लिखोगे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना पड़ेगा, जो मेडिकल बोर्ड होगा ना तो वो आपको चेक करेगा उस चीज़ के लिए। अगर आपने मना कर दिया या हाँ कर दिया तो वो चीज़ें मेडिकल बोर्ड वहाँ चेक करेगा। तो मेंटली प्रिपेयर होके जाना वहाँ कि जो भी चीज़ें यहाँ मेंशन कर दी है ना सेल्फ डिक्लेरेशन में, वैसा का वैसा ही रहना है वहाँ पे। वहाँ जाके मत कहना अरे सर गलती से लगा दिया सर, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो एक पॉइंट को इग्नोर कर सकते हैं, लिखा है ना 1, पर एक से ज़्यादा पॉइंट को इग्नोर करोगे तो फिर तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी भाई, ठीक है। चलिए अब ये लिखा है इफ़ द बोर्ड फाइंड द डिक्लेरेशन कॉम्पिटेंस इज sustained based on the candidate performance, it must issue a reasoned decision declaring him or eligible to pursue medical course। अगर आपने जो भी चीज़ें सेल्फ डिक्लेरेशन में लगाई हैं, हाँ किया है कि ना किया है, अगर आप उसे प्रूव करने में वहाँ पर सिद्ध नहीं हुए ना, या आपकी वो चीज़ें क्रॉस वेरिफिकेशन में गलत पाई गई, तो आपके ऊपर कोई लीगल केस तो वो नहीं करने वाले, लेकिन हाँ वो आपको इनएलिजिबल जरूर कर देंगे मेडिकल कोर्स करने के लिए। तो आपको समझ में आ गया कि अब डिक्लेरेशन क्या मतलब फाइनल डिसीजंस आपको क्या क्या मिलने वाले हैं। चलिए अब इन्होंने लिखा है द डेजिग्नेटेड मेडिकल बोर्ड में यूटिलाइज स्टैंडर्डाइज टेस्ट एंड टूल टू इवेल्युएट द डिसेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट एज पर देयर डिक्लेरेशन इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन डिसेबिलिटी। इन्होंने ये बोला है कि वहाँ पर वो आपकी जांच करना चाहें, जो भी आपने वहाँ पर येस और नो किया है तो वो आपकी डिसेबिलिटी को चेक कर सकते हैं, जो भी उनका तरीका हो। स्टैंडर्ड तरीके तो मैं आपसे क्लासेस में शेयर कर ही रहा हूँ, और जो भी टूल उनके पास अवेलेबल होंगे उस टूल के अकॉर्डिंग वो आपको चेक कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है ऑल डिसीजन ऑफ द डेजिग्नेटेड मेडिकल बोर्ड शैल बी इन द फॉर्म ऑफ स्पीकिंग ऑर्डर। और जितना भी कुछ कहा गया है वो एक ऑर्डर में होगा, एक मतलब फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट के हिसाब से होगा, कोई नॉर्मल पेपर पे इधर उधर लिख कर आपको नहीं देंगे। समझ में आ गया? तो ये सारी की सारी जो पॉइंट थे ये मेडिकल बोर्ड को डेडिकेटेड थे, जो कॉलेजेस को डेडिकेटेड थे, जो आपको चेक करने वाले हैं। आगे चलते हैं, अब आ गए यहाँ शेड्यूल 1। अब ये शेड्यूल 1 के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे ये सेल्फ डिक्लेरेशन वाले सर्टिफिकेट्स जो आपको फिल आउट करने हैं, प्रिंट आउट कराने हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपके पास आता है सेल्फ सर्टिफिकेट, जो कि सभी को भरना है। सेल्फ सर्टिफिकेट तो सभी को भरना है, इसके बारे में पहले भी आपको जानकारी दे चुका था कि देखने में वो कैसा होगा नहीं पता, पर यही चीज़ें वहाँ पर होंगी।
तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर नेम ऑफ कैंडिडेट फिल करना है, XYZ जो भी आपका नाम है, रोल नंबर फिल करना है, स्कोर फिल करना है, UDID का नंबर फिल करना है। अब बड़ी मुश्किल होगी उन बच्चों के लिए जिनके पास UDID का नंबर ही नहीं है ही नहीं, तो वो नंबर कहाँ से डालेंगे यार। चलिए अब नीचे चलते हैं। फिर वो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट करेंगे, या तो लोकोमोटर होगा, या हियरिंग होगा, या विजुअल होगा, या स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होंगी, ठीक है। और अगर यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है तो अदर लिखेंगे, जैसे कि ब्लड डिसऑर्डर, ठीक है। फिर यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी मेंशन करेंगे, ठीक है। और अगर आप कोई असिस्टिव डिवाइस यूज़ करते हैं, मान लो आप भाई हियरिंग की मशीन यूज़ करते हो, या आप अगर छड़ी यूज़ करते हो, समझ रहे हो, स्ट्रक्चर यूज़ करते हो, कोई सपोर्ट यूज़ करते हो, लो विजन डिवाइस यूज़ करते हो, तो यहाँ पहले ही बताना है, यहाँ पहले ही बताना है। अब ऐसा मत करना कि आप चलते तो है नॉर्मल, लेकिन वहाँ टेस्ट कराने के लिए छड़ी उठाकर चल पड़े ताकि डिसेबल ज़्यादा लगो, तो यहाँ छड़ी लिख लेना। और अगर अब मान लो कान की मशीन यूज़ करते हो और वहाँ लेकर चले जाओ, यहाँ ना मेंशन करो, यहाँ मेंशन कर देना, नहीं तो यही खेला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नीचे फंक्शनल जो कॉम्पिटेंसेस है इनके ऊपर चलते हैं, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले कम्युनिकेशन का पॉइंट आता है, क्या आप बातें कर सकते हैं, समझ सकते हैं, रिस्पॉन्स कर सकते हैं एम्पैथेटिकली, तो आप बिल्कुल येस बोलेंगे, चाहे उसके लिए आप कोई असिस्टिव डिवाइस यूज़ करते हो या ना करते हो, ठीक है। वैसे हियरिंग वाला केस ही है, पर ये सभी को क्लिक करना है, ठीक है, और ये ज़रूरी भी है। अब इसके नीचे हियरिंग का केस है, जिसके लिए अपेंडिक्स बी है, जैसे मैं ऊपर आपको ले जाऊँ, दोबारा बार बार दिखाता रहूँगा, ठीक है। तो अपेंडिक्स बी किसके लिए है, हियरिंग के लिए, तो ये हियरिंग वाले बच्चों के लिए है। अब ज़रा नीचे इसको ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे और फिर समझेंगे कि हाँ, मैं ठीक से सुन सकता हूँ और जो भी कहा जाता है ठीक से रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ, और चाहे क्वाइट इन्वायरमेंट हो या थोड़ा नॉइजी हो, चाहे मैं हियरिंग डिवाइस यूज़ करता हूँ या नहीं भी करता हूँ, किसी भी प्रकार से मैं सुनने में सक्षम ज़रूर हूँ। अगर आप यहाँ नो कर देते हैं तो इसका मतलब है आपको सुनाई नहीं देता, आप यस करते हैं तो हाँ सुनाई देता है, तो इससे आप डरे नहीं, आप हियरिंग वाले बच्चे हैं तो आप इस पर यस करेंगे। अगला, अब यहाँ पर जो है डोमिनेंट हैंड की फंक्शनैलिटी की बात हो रही है, मतलब ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी की बात हो गई। तो ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहाँ आ गया, अपेंडिक्स सी एंड डी में। अब आपको कौन सा भरना है ज़रा ध्यान दें, तो सी और डी कौन सा है, सी है अपर लिम के लिए, मतलब सी कौन भरेगा, हाथ वाली जो प्रॉब्लम जिन बच्चों को है, और डी कौन भरेगा, जिनको चलने फिरने में प्रॉब्लम है, लोअर लिम में एक्सट्रीमिटी है, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो हर किसी को नहीं भरना है ये, अगर आपके हाथ में प्रॉब्लम है तो ही लिखें, और आपको बताना है कि आपका जो डोमिनेंट हैंड है उसकी फंक्शनैलिटी कैसी है, चाहे वो अफेक्टेड है या नहीं, है ना। मान लीजिए आपका ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट है, तो राइट हैंड में चाहे डिसेबिलिटी है या नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसकी मदद से लिख सकते हैं, चीज़ों को होल्ड कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट को, या हाँ या ना। अगर आपका डेमोन्स्ट्रेशन देखना है तो लोअर लिम के ऊपर मैं ऑलरेडी असेसमेंट का वीडियो डाल चुका हूँ, एक अपना भी डाल चुका हूँ जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें एसेंशियल हैं, और एक दूसरा डॉक्टर युगल किशोर के साथ एक पूरा वेरिफिकेशन का वीडियो अपलोडेड है, तो आप देख सकते हैं वहाँ। तो आपका डोमिनेंट हैंड जो भी है, डोमिनेंट हैंड का मतलब होता है जिससे आप लिखते हैं डे टू डे काम, जिससे आप अधिक कार्य करते हैं और ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ज़्यादातर लोगों का सीधा होता है, कुछ लोगों का उल्टा भी होता है। तो ये नहीं जानना चाहता कि आपके डोमिनेंट हैंड में डिफॉर्मिटी है या नहीं, चाहे डिफॉर्मिटी हो, उंगलियां हो ना हो, फ्यूज्ड हो, परेशानी हो, जो भी है, लेकिन याद रखना कि आपके डोमिनेंट हैंड में जो कैपेबिलिटीज़ की बात कर रहा है, तो आपको यहाँ पर येस और नो करना है। अगर नहीं कर सकते तो मना कर दें, अगर कर सकते हैं तो येस करें, ज़्यादातर लोग येस ही करें, ठीक है। चलिए, अच्छा, लोकोमोटर डिसेबिलिटी वालों को किसको भरना है, तो सिर्फ अपर हैंड वालों को भरना है। अगला, आप समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते, कम्युनिकेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये अपेंडिक्स ई वाले बच्चों के लिए है। ये कौन है, देखिए, तो अपेंडिक्स ई वाले बच्चे कौन है, अपेंडिक्स ई वाले बच्चे हैं जिनको मेंटल डिसेबिलिटी का, ठीक है, या स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी का, ठीक है, प्रॉब्लम है, तो उन्हीं को। अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी इसी के अंदर कंक्लूड होगी, ठीक है। तो हाँ, आप चीज़ों को समझ सकते हैं, टर्म्स को समझ सकते हैं, सोशल इंटरेक्शन कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर येस करेंगे, ठीक है। अब आके चलें, विज़न। अब ये किसके लिए, अपेंडिक्स एफ वाले बच्चों के लिए। अब देखिए एफ वाला अपेंडिक्स क्या है, अपेंडिक्स एफ देखिए, तो अपेंडिक्स एफ किस बच्चों के लिए है, पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी के लिए है, जिसको आंखों से प्रॉब्लम है। तो क्या लिखा है, तो ये लिखा है कि माई विजन इम्प्रूव टू परसेंटेज लोअर देन 40%।
अगला, आई कैन परफॉर्म विद हेल्प ऑफ लो विजन एड। आई अंडरटेक, ये कह रहा है कि हाँ मैंने भर लिया है और उसको ठीक से समझ लिया है। तो यहाँ पर लिखा है कि मेरा जो विज़न है इम्प्रूव टू द परसेंटेज लोअर देन 40%। मेरा विज़न है जो कि इम्प्रूव हो जाता है और अगर मैं लो विज़न डिवाइस का इस्तेमाल करूँ तो। ठीक है, इसको लेकर मैं थोड़ी सी और क्लैरिटी समझाऊँ आपको। तो बच्चों यहाँ पर ये बात जो लिखी है ना कि मेरा विज़न इम्प्रूव होता है 40% से कम हो जाता है, वो अब डरो मत। इसका ये मतलब नहीं कि इम्प्रूव हो चुका है, वो तभी होगा जब आप एक लो विज़न डिवाइस यूज़ कर पाएँ। और लो विज़न डिवाइस का यूज़ करके आप सही प्रतिशत तक पहुँच सकते हैं, जो कि ज़रूरी है। अगर आप एक लो विज़न डिवाइस यूज़ करने के बाद भी आपके विज़न में इंप्रूवमेंट नहीं है तो फिर आप मेडिकली अनफिट ही हो। आप इस बात को ध्यान रखो, जो मेरा लो विज़न का क्लास ले चुका है ना वो ये बात जानता है, और नहीं जानता तो लो विज़न एसवीपी इंस्टीट्यूट डाल देना, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको राइट लगाना है। ठीक है, चलिए आप नीचे चलते हैं। और यहाँ पर एक बात लिखी है कि ये बातें जो भी ऊपर लिखा है ना, और मैं बिल्कुल कैपेबल हूँ एमबीबीएस कोर्स के लिए, और मैं अगर कोई भी गलत बात यहाँ बताऊँ तो आप मेरा एडमिशन जो है कैंसिल कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, फिर आप सिग्नेचर करेंगे, डेट ऑथोरिटी ये सब वही करेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, इसको भी पढ़ लेते हैं ज़रा। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अदर देन लोकोमोटर विजुअल हियरिंग, मतलब वो जिनके लिए अभी तक कोई मेंशन नहीं हुआ है, ठीक है, जैसे कि ब्लड डिसऑर्डर्स के लिए कुछ नहीं है, विल हैव टू सबमिट द सेल्फ सर्टिफाइड एफिडेविट अपेंडिक्स ए। बस बात खत्म। जो शुरुआत का फॉर्म था ना आपका, ये रहा, सिर्फ ये ही फॉर्म आपको भर के देना है, और कुछ भी नहीं करना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है आपको। आपके लिए कोई अलग से अपेंडिक्स नहीं है, ठीक है, तो आपके लिए कोई अलग से एक अपेंडिक्स नहीं है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ भी इसी बात को फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर आप इसे नोटरी करवाएंगे। अब वो कैसे करवाएंगे उसके बारे में भी जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन उसके लिए मैं नोटरी कराने के लिए एक अलग वीडियो बना दूँगा। अब इसे समझाने के लिए अब ज़रा अपेंडिक्स बी की तरफ आ जाते हैं, हियरिंग डिवाइस, सॉरी हियरिंग लॉस वालों के लिए। तो यहाँ पर आपको तो नॉर्मल सी चीज़ें आप भरी दोगे, नाम है, उम्र है, पिता माता का नाम है, एड्रेस है, यूडीआईडी कार्ड का नंबर है ना, और यहाँ पर बता रखा है कि हियरिंग लॉस है। अब कहाँ है, अगर एक सिंगल कान में राइट में तो राइट में लगाओ, लेफ्ट में तो लेफ्ट में लगाओ, दोनों में तो दोनों में लगाओ, किसी में नहीं है तो यहाँ लगाओ। और अगर किसी में नहीं है और यहाँ लगाते हो तो फिर तो आपको वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना चाहिए, आप फिट हैं। ठीक है, क्या आप कोई हियरिंग डिवाइस यूज़ करते हैं, है ना, येस और नो, और जो भी करते हैं उस पर क्लिक करें, नहीं करते हैं तो मना कर दें। फिर अगला, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कम्युनिकेट इफेक्टिवली यूजिंग अबव मेंशन्ड असिस्टिव डिवाइसेस। आपको सुनने में बहुत परेशानी है लेकिन मशीन लगाकर सुन पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओके कर दें। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर ये मशीन वाला सीन ही नहीं है तो यहाँ पर आपको कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब ये लिखा है इंगेज इन कन्वर्सेशन इन अ क्वाइट एंड नॉइजी इन्वायरमेंट। मैं आराम से बात कर सकता हूँ चाहे बहुत शांति हो या बहुत शोर हो। ठीक है, आई अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू वर्बल इंस्ट्रक्शंस। अगर मुझसे कुछ कहा जाए तो मैं सुनकर वहाँ पर उसको समझ के रिस्पॉन्स कर सकता हूँ। कैरी आउट फ़ोन कन्वर्सेशन, मैं फ़ोन पर भी बातें कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ, समझ सकता हूँ। अगर कर सकते हो तो ही राइट लगाना, और नहीं कर सकते हो तो मना कर देना। जो चीज़ें नहीं कर सकते हो उसे मना कर देना, और जो चीज़ें कर सकते हो उसे हाँ कर देना। अच्छा, एक बच्चों का सवाल आएगा कि भैया यहाँ हाँ करें ना करें, अगर सब कुछ हाँ करते रहें तो फिर डिसेबल कैसे दिखें, और अगर सब कुछ ना कर दें तो डिसेबल ज़्यादा दिखेंगे। बेटा देखो, यहाँ पर आप क्या हाँ करते हो क्या ना करते हो, अब ये सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया है। अब ये सिनेरियो बिल्कुल 360 घूम चुका है। तो बेटा आप यहाँ पर जो हाँ या ना करते हो उसी के ऊपर आपकी कंपिटेंसी चेक की जा रही है। आपका कार्य करने की क्षमता, आपकी डिसेबिलिटी के बावजूद आपके कार्य करने की क्षमता, कैपेबिलिटी को चेक किया जा रहा है। तो अगर यहाँ पर आप कोई चीज़ नो कर देते हो और वो क्रॉस वेरीफाई करके गलत सिद्ध हो गई तो आपका एडमिशन वहीं कैंसिल हो जाएगा, आपका ये जर्नी वहीं एंड हो जाएगा, आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर जो भी लिखना है वो सही लिखना है। मैं हियरिंग वालों के लिए, बच्चों के लिए स्पेशल ये बात कर रहा हूँ, बाकियों के लिए और नीचे हम बात करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि अगर आप असिस्टिव डिवाइस यूज़ करते हैं तो आप यस कर देना, और उसे यूज़ करने के बाद आप चीज़ें ठीक से कर पाते हैं तो कर देना। लेकिन अगर आपको लिखना है कि नहीं भाई मैं फ़ोन पर कन्वर्सेट करते हुए थोड़ा मुझे परेशानी होती है, जेन्युइन है, तो आप इसे नो कर दें। अगर आपको लगता है कि मैं बिल्कुल वर्बल कन्वर्सेशन को आराम से सुन पाती हूँ या नहीं सुन पाती तो नो कर दें। अच्छा, यहाँ पर ज़्यादा नो करना आपको मेडिकली अनफिट की श्रेणी में ही तो लेकर जाएगा, फिट घोषित थोड़ी ना होगा।
क्योंकि यहाँ पर तो हमने मान लिया कि हाँ हमारी कानों में परेशानी है, लेकिन हम किस एक डिवाइस की मदद से हम जो है अपने आप को हेल्प आउट कर पाते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो नो कर दीजिए, ठीक है। बाकी इसके ऊपर और असिस्टेंट चाहिए तो आप इंस्टा पर मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है, या टेलीग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं, एज ए मेम्बर भी जुड़ सकते हैं। अब इसको नोटराइज कराना है आपको, आगे चलते हैं, ये हर स्टेप में है। अब अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ठीक है ना। ये अपेंडिक्स सी है, ये किसके लिए, अपर लिम्ब के लिए। चलिए अब वही सेम नॉर्मल चीज़ें आपको यहाँ भरनी है, बार बार मैं ये चीज़ें नहीं बोलूँगा। अब आपको अपने लोकोमोटर डिसेबिलिटी की वजह बतानी है। कई वजह हो सकती है ना, एक्सीडेंटल केस हो सकता है, पोस्ट सर्जिकल केस हो सकता है, या कोई और भी डिसीज़ हो सकती है। बहुत सी मल्टीपल डिसीज़ हैं आपको पता है, जिसकी वजह से आपको लोकोमोटर डिसेबिलिटी की समस्या हो सकती है अपर लिम्ब में, वो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, सेरेब्रल पैल्सी वाला केस भी आ सकता है इसके अंदर। चलिए अब अच्छा सॉरी, सेरेब्रल पैल्सी वाला केस जो है, मतलब अगर उससे हाथों पे इफेक्ट है तो आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि मेरी जो कंडीशन है वो इस वजह से हुई है, तो ये डिटेल आपको कहाँ मिलेगी, आपके UDID सर्टिफिकेट जो होता है ना, वहाँ पर ये चीज़ें मेंशन होती हैं कि ये क्या बीमारी है और किस वजह से हुई है, या क्या डिसेबिलिटी है और किस वजह से हुई है, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिखना है आई एम यूजिंग और नॉट यूजिंग असिस्टिव डिवाइस। इसका मतलब है आप कोई आर्टिफिशियल लिम्ब यूज़ करते हैं, किसी चीज़ की हेल्प लेते हैं अपनी डिसेबिलिटी को कम करने के लिए, डे टू डे काम करने के लिए, येस और नो। चलिए अब ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको सोच समझ के फिल आउट करनी है, और मैं बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैन यू लिफ्ट ओवर हेड ऑब्जेक्ट एंड प्लेस दैम एट द सेम प्लेस। इसका मतलब है क्या आप अपने सर के ऊपर चीज़ों को उठाकर रख सकते हैं। कभी आपने बस के ऊपर सामान रखा है यार, सीट के ऊपर जो बैग रखना है, ट्रेन के ऊपर रखना है, रख सकते हैं, तो रख सकते हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें, ठीक है। और कर सकना एक अच्छा तरीका है। तो अपर लिम्ब डिसेबिलिटी के अंदर जो बच्चा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता है ना, वो ज़्यादा कॉम्पिटेंसी दिखाएगा, उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। फिर यहाँ लिखा है कैन यू टच टिप ऑफ योर नोज विद द टिप ऑफ अ फिंगर। क्या अपनी नाक को अपनी उंगली के सिरे से छू सकते हैं, बिल्कुल छू के दिखाएं। अब जिस बच्चे के पास उंगलियां नहीं हैं तो वह यहाँ नो करेगा। अगला, कैन यू ईट बाय योर सेल्फ। क्या खुद खा सकते हैं, है ना। कैन यू ग्रूम कोम प्लेट योर सेल्फ, मतलब आप नित्य करे जो कर्म है वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैन यू पुट शर्ट कुर्ता अपर गारमेंट ऑन योर ओन, मतलब खुद ये सब पहन सकते हैं, नहीं पहन सकते। कैन यू क्लीन योर सेल्फ, मतलब ये आप डे टू डे एक्टिविटीज़ में साफ़ सुथरा नहाना धोना, है ना, नित्य क्रिया कर सकते हैं, नहीं कर सकते। फिर उसके बाद क्या आप एक ग्लास को होल्ड करके पानी पी सकते हो, ये हो गया आपका सिलेंड्रिकल ग्रिप का एक ऑप्शन, तो आपको इसमें यस करना है। अब यहाँ पर ये लिखा है कि आप बटन खोल सकते हैं, बटन बंद कर सकते हैं, पर याद रखना यहाँ पर यस या नो करने से नहीं होगा, वो वहाँ चेक करा लेंगे आपसे ये चीज़ें। ये तो बहुत नॉर्मल एक्टिविटीज़ से चेक कराने में कितनी देर लगेगी, तो यहाँ पर यस तभी करना जब कर सको, अगर नहीं कर सकते तो इसका प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि आपके ज़्यादातर राइट होने पर ही आप मेडिकली फिट हो गए, समझ रहे हो ना। चलिए अब यहाँ पर लिखा है जिप अनजिप कर सकते हो, नहीं कर सकते, टाई बांध सकते हो, धागा बांध सकते हो, नाड़ा बांध सकते हो, मतलब गांठे लगा सकते हो या नहीं सकते, जिप को पकड़ सकते हो या नहीं पकड़ सकते। तो ये पिंच ग्रिप का एक ऑप्शन हो गया। अगर कर सकते हो यस करो, नहीं कर सकते तो अभी से करना शुरू कर दो, ठीक है। पेंसिल पकड़ सकते हो और लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, तो ज़्यादातर बच्चे ये काम कर सकते हैं। और जब भी कोई बच्चा मुझसे कांटेक्ट करता है तो उससे मैं ये चीज़ें ज़रूर पूछता हूँ और उनसे वीडियो भी मांग लेता हूँ। अब वो समझेंगे कि इस चीज़ का इंपॉर्टेंस क्या था, ठीक है। और वही बात, अगर कुछ भी गलत पाया जाए तो आपका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है। अपेंडिक्स डी है और ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी में लोअर डिसेबिलिटी के बारे में है, और यहाँ स्टेबिलिटी कंपोनेंट्स की बात हो रही है। ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, वो हमने क्लास में डिस्कस किए थे। जो क्लास में थे बच्चे वो अच्छे से साइंस को जानते हैं। खैर कोई बात नहीं, नॉर्मल डिटेल्स भर फिल आउट करनी है, ठीक है, और अपनी डिसेबिलिटी के बारे में लिखना है और उसको स्पेसिफाई भी करना है भैया कि क्यों हो रहा है वो, ठीक है। और अगर कोई लिम्ब यूज़ करते हो, कोई डिवाइस यूज़ करते हो, छड़ी वगैरह यूज़ करते हो, तो आपको यहाँ बता देना है। कैलिपर वगैरह यूज़ करते हो आपको बता देना है, ठीक है। और यहाँ पर बताना है कि आप क्या क्या फंक्शन है जो कि परफॉर्म कर पाते हो या नहीं कर पाते, और बड़ा सोच समझ के बोलना। क्या आप दोनों पैरों पर खड़े हो सकते हैं, क्या अपना वज़न उठा सकते हैं, तो येस और नो, ठीक है। और ये वही बच्चा नो करेगा जो व्हील चेयर्ड है सिर्फ, क्योंकि अगर आप व्हील चेयर नहीं, किसी भी वजह से उठ के दो पैरों पे या एक पैर पे भी चल सकते हैं, तो आप ये कंडीशन पे ओके हो जाते हैं, ठीक है।
चलिए, और अगर आपका एक पैर है ही नहीं, मान लीजिए कोई बच्चा है जिसका एक पैर नहीं है, तो वो इस पर नो करेगा, क्योंकि फिर वो दोनों पैरों पर तो वेट नहीं ले सकता टेक्निकली, तो फिर वो यहाँ पर नो करेगा। और अगर खड़े होने के बाद कोई इस तरह की कंडीशन है, कुछ इस तरह की डिफॉर्मिटी है कि आपका ये पैर ज़मीन पे टिकता ही नहीं, या टिकता भी है तो इस पर वेट नहीं आता है, वेट आपका यहीं रहता है एक तरफ, चाहे वो राइट हो या लेफ्ट, तो भी आप यहाँ पर नो करेंगे। समझ गए? दूसरी चीज़, क्या आपका अगर एक ही पैर इफेक्ट है, जैसे मान लीजिए आपके दोनों पैरों में से एक में ही सिर्फ प्रॉब्लम है, ठीक है, मान लीजिए इसमें प्रॉब्लम है लेफ्ट में और राइट ओके है, लेफ्ट में प्रॉब्लम है, तो क्या आप खाली अपने अफेक्टेड पैर पे, मतलब लेफ्ट पैर पर ही खड़े हो सकते हैं या नहीं हो सकते? तो आप येस या नो लिखेंगे। मोस्ट ऑफ द बच्चे शायद नो ही लिखे, बस इसलिए मैंने क्रॉस लगाया, बाकी आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। क्या आप प्लेन सरफेस पे, नॉर्मल सड़क पे, गलियारे में चल सकते हैं? येस और नो, ठीक है। क्या आप चेयर पर खुद बैठ सकते हैं? अगर पीछे चेयर रखी है तो आप खुद चेयर तक जाकर वहाँ बैठ सकते हैं? येस और नो, ठीक है। क्या आप खुद से सीढ़ियाँ चढ़ पाते हैं? येस और नो। क्या आप सीढ़ियों से उतर पाते हैं? इसका मतलब सीढ़ी चढ़ना उतरना एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, तो येस और नो। और क्या आप टर्न टू राइट एंड लेफ्ट साइड, ठीक है, क्या आप उल्टी तरफ या सीधी तरफ मूव कर सकते हैं, घूम सकते हैं, एक जगह से एकदम मूव कर सकते हैं? तो येस और नो आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये बताता है कि डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी आप कौन सी चीज़ें कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ किसी चीज़ के लिए मना किया है तो डॉक्टर का फोकस ऑब्वियसली उसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा रहेगा। वो यही जानना चाहेगा कि अगर आपने लिख दिया कि मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता हूँ, क्रॉस किया, तो क्यों नहीं कर पाते हो की वजह वो ढूंढेंगे, आपको डायग्नोस करेंगे, और अगर आपकी बात गलत साबित होती है तो वो आपको वेरिफिकेशन में फेल कर सकते हैं। तो इसीलिए इन ऑप्शंस को हमें बहुत ध्यान से येस और नो करना है, बाद में से हमें नोटराइज करा लेना है। अब मेंटल इलनेस वाले बच्चे, स्पीच डिसऑर्डर वाले बच्चे, स्पेशल लर्निंग वाले बच्चे, ऑटिज़म वाले बच्चे, अब ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट जो है अपेंडिक्स है, एफिडेविट है, जो कि ऐड हुआ है, क्योंकि मेंटल इलनेस के केस में, ऑटिज़म के केस में ज़्यादातर बच्चों को, या स्पेसिफिक लर्निंग में मोस्ट ऑफ द बच्चों को, या मेंटल इलनेस में तो अब इस बार मना ही कर दिया था, रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला था, तो एनएमसी इस बार उन बच्चों को भी रिजर्वेशन देना चाहता है, ठीक है। तो आप बेसिक डिटेल्स यहाँ फिल आउट करेंगे, अपनी डिसेबिलिटी बताएंगे क्या है और उसका मेन कॉज यहाँ पर लिखेंगे, और फिर आप बताएंगे क्या आप अपनी डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी कम्युनिकेट कर सकते हैं क्लियरली, यस और नो। क्या आप चीज़ें सुन सकते हैं और रिस्पॉन्स कर सकते हैं टू स्पीच इन बोथ क्वाइट एंड नॉइजी इन्वायरमेंट, चाहे शोर हो चाहे शांति हो, यस या नो। कैन यू फॉलो इंस्ट्रक्शंस, comprehend required medical टर्मिनोलॉजी एंड मेंटेन सोशल इंटरेक्शन, क्या आप इंटरेक्ट कर सकते हैं सोशली, क्या मेडिकल टर्मिनोलॉजी को समझ सकते हैं? बिल्कुल। कैन आई कैन अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्स टू वर्बल इंस्ट्रक्शन, बोली गई चीज़ों को बिल्कुल समझ सकता हूँ, उन पर रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ, और मैं फ़ोन पर भी बात कर सकता हूँ, येस और नो। अगर आप नो करते हैं तो आपको उसकी वजह देनी पड़ेगी। आप याद रखना, आप जहाँ भी, जो भी बच्चा किसी भी सेक्शन में नो कर रहा है, उसे उस ही बात पर ज़्यादा फोकसली चेक किया जाएगा। आप इस बात का याद रखना, क्योंकि यहाँ पर आपकी कॉम्पिटेंस जो है, आपकी कैपेसिटी जो है, कैपेबिलिटीज़ जो हैं, वो चेक होंगी, ठीक है। चलिए, अब विजुअल बच्चों के लिए, अब यहाँ पर आप सारी बेसिक डिटेल भरेंगे और बताएंगे कि आपकी दोनों आंखों में प्रॉब्लम है, एक में है, लेफ्ट में या राइट में है, या किसी में भी नहीं है, और किसी में भी नहीं है तो फिर तो मतलब ये ऑप्शन तो आप नहीं चूज़ करें। लो विज़न एड लगाते हो या नहीं लगाते, मोस्ट ऑफ द बच्चे लो विज़न एड यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, और चश्मा लो विज़न एड नहीं है, याद रखना। चलिए, अब यहाँ पर मेन पॉइंट्स हैं कि बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्टिविटी इम्प्रूव सच एज विजुअल डिसेबिलिटी बिकम लेस देन 40%। अगली पॉइंट क्या है? द फील्ड विजन इज -40 डिग्री इन बोथ आइज यूजिंग अ LVA, और फिर द LVA इज हैंड फ्री एंड सुटेबल फॉर एवरीडे यूज। अच्छा, LVA का मतलब बता दूँ, ये होता है लो विजन डिवाइस, है ना। LVA का मतलब है लो विजन डिवाइस। यहाँ लिखा है कि मैं लो विजन डिवाइस यूज़ करता हूँ, तो इसकी थोड़ी टेक्निकलिटी के बारे में अभी मैं आपको और समझा देता हूँ। तो बेटा इसको बहुत ध्यान से समझेंगे आप। तो यहाँ पर जितनी भी कंडीशंस नीचे दी हुई हैं, ये आपको तभी क्लिक करनी है जब आप विज़न एड लगाते हैं।
अगर आप लो विज़न एड का इस्तेमाल नहीं करते तो फिर आपके लिए डिक्लेरेशन किसी काम का है नहीं। इसी तरीके से जब हम शुरू में चलते हैं, ज़रा बहुत ध्यान से देखना, बहुत बारीकियाँ हैं भाई इस चीज़ में, है ना। अभी तक ये चीज़ें हमने फेस नहीं की तो हमें इन बारीकियों को भी ध्यान में रखना है। तो अब जरा हम शुरुआत में चलते हैं, जल्दी आ जाइए भाई साहब, कहाँ रह गए आप। हाँ जी, ये रहा विज़न वाला। तो अब यहाँ पर जब आप राइट लगाते हैं तो राइट, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो तभी होता है जब आप लो विज़न एड का यूज़ कर रहे हैं। जब आप लो विज़न एड का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे तो फिर आपके लिए ये पॉइंट सही करना या गलत करना ठीक नहीं होगा। तो आप इसे भरें, राइट या रॉन्ग भरें, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अभी इन डिक्लेरेशंस पर साइन ना करें जब तक आप एक लो विज़न डिवाइस यूज़ ना करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादातर बच्चे लो विज़न डिवाइसेस यूज़ नहीं करते। अगर आपको ये कन्फ्यूज़न है कि ये लो विज़न डिवाइस है क्या, तो ये लो विज़न डिवाइस एसवीपी इंस्टीट्यूट करके आप सर्च कर लेना, आपकी सारी दुविधा सुविधा में बदल जाएगी। ठीक है, आप इतना सा काम करना है आपको। बट ये समझ लीजिए दूरबीन जैसी चीज़ें होती हैं, चश्मे के ऊपर भी अटैच होती हैं, कुछ फ्री होती हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह भी होता है, बहुत तरह का है। मैंने उस वीडियो में पूरा फ़ोटो के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप उसे इस्तेमाल करते हो और उसे इस्तेमाल करके आपकी डिसेबिलिटी जो है 40% से कम हो जाती है, मतलब आपको देखने में बहुत प्रॉब्लम थी जो कि चश्मे से भी ठीक से क्योर नहीं हो रही थी, लेकिन लो विज़न डिवाइस लगाने के बाद आप देख सकते हैं और आपकी डिसेबिलिटी कम भी हुई है, तो आप यहाँ राइट लगाएं, नहीं तो नहीं लगाएं। अगर लो विज़न डिवाइस यूज़ ही नहीं करते तो फिर क्यों लगाना। अगला, आपका जो फील्ड विज़न है वो जो है 40 डिग्री से बढ़ गया है। अब ये बच्चे समझ नहीं आएगा कि है क्या। तो अगर आप लो विज़न डिवाइस लगा लेते हैं तो मान लीजिए ये आपकी आँखें हैं। वैसे मैं अभी ये लो विज़न की क्लास ली थी, उस क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक टेस्ट होता है जी, इसको विज़न फील्ड टेस्ट बोलते हैं या पेरीमेट्री बोलते हैं। पेरीमेट्री टेस्ट आपकी इसी चीज़ का टेस्ट होता है, मतलब जब आप बिल्कुल सीधा किसी बिंदु पर देखें, एकदम सामने, मान लीजिए सामने टीवी चल रहा है, आप उसे देख रहे हैं, लेकिन उस टीवी के जो बिल्कुल फोकस आपके बिल्कुल भी अपनी आँखों को हिलाते नहीं हैं, बिल्कुल मूव नहीं करते, तो सामने तो देख ही सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ आप इधर उधर ऊपर और नीचे का भी देख पाने में सक्षम होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप पूरी तरह ब्लाइंड हो जाते हैं, सिर्फ सामने आपको नज़र आता है। अगर ये कंडीशन है और आप साइडों में बहुत कम देख पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको दृष्टि बाधिता है, मतलब आपको कोई ना कोई डिसेबिलिटी, आंखों में या कोई ना कोई परेशानी है। तो आपका जो अगर फील्ड विज़न जो है वो कम आएगा, अगर आप डिसेबल हैं तो आपकी फील्ड विज़न के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब पेरीमेट्री रिपोर्ट जो कि नॉर्मल नहीं आएगी। लेकिन लो विज़न लगाने के बाद आपका जो ये पेरीमेट्री का विज़न जो है वो भी 40 डिग्री से बढ़ गया है। ठीक है, तो आपको कैसे पता बढ़ा नहीं बढ़ा, तो ये तो जब भी बताएंगे ना जब लो विज़न डिवाइस यूज़ कर रहे होंगे। तो यहाँ पर भी आपका येस और नो लगाना ठीक नहीं है अभी फ़िलहाल, जब अगर आप लो विज़न डिवाइस यूज़ नहीं करते तो। अगला, कि आप जो भी लो विज़न डिवाइस यूज़ करते हैं वो हैंड फ्री है। हैंड फ्री का मतलब आपके हाथों का इस्तेमाल नहीं होता। मैंने आपको पहले ही बताया था कुछ लो विज़न डिवाइस मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह होते हैं। तो जब जब आप कुछ चीज़ें पढ़ेंगे तो आप उसे अपनी आंखों पे लगाएंगे और उसे पढ़ने में सक्षम होंगे, फिर हटा लेंगे। लेकिन अब लो विज़न डिवाइस ऐसे आ गए हैं कि वो चश्मों में ही इंटीग्रेट होकर आने लगे हैं, तो आप उसे वैसे ही नॉर्मली पहन सकते हैं डे टू डे लाइफ में चश्मे की तरह। ठीक है, तो वो किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से दिखते हैं, आप देखें। तो कन्फ्यूज़न ये है कि भैया आप इसे भरें ना भरें। जी नहीं, अगर आप लो विज़न डिवाइसेस यूज़ नहीं करते तो फिर आपको इसे भरना ही क्यों है। आप इसे भरेंगे तब जब आप लो विज़न डिवाइस यूज़ करते हो, अगर नहीं करते तो आप इसे नो ही लिखेंगे। अब फिर वो डॉक्टर्स के ऊपर है कि वो आपकी कैपेबिलिटीज़ को चेक कर पाएंगे लो विज़न डिवाइस के यूज़ से। वो उनके पास अवेलेबल होगी और अगर आप लेकर रखते हैं तो आप लेकर जाएं, और आप जब यूज़ ही नहीं करते तो फिर आप लेकर जाएंगे ही क्यों। आप समझ गए। चलिए, तो इसी के साथ ये तो पूरा का पूरा जो पीडीएफ आया था, पूरा का पूरा नोटिस आया था, यहाँ के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे वो मैंने क्लियर कर दिए, आपको बता दिए। इसके अलावा कोई डाउट आता है आपका, अच्छा वो सेल्फ अटैचमेंट वाला भी मैं वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो डाल चुका हूँ। एक बच्चा जो है वो करा लाया है, कई बच्चे करा चुके हैं, कुछ ऑनलाइन करा रहे हैं। ठीक है, स्टैम्प तो भाई ऑफलाइन ही लगती है, लेकिन वो एफिडेविट आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, 10 रुपये वाला, 100 रुपये वाला स्टैम्प पेपर, जैसे ही आपकी श्रद्धा हो। वैसे 10 वाले स्टैम्प पेपर भी चल जाएंगे, है ना, वो तो नोटराइज आप करा सकते हो डाउनलोड करके, कोई दिक्कत नहीं। आप सीधा कोर्ट चले जाएं, अगर आप इतना टेक्निकल चीज़ों में नहीं घुसना चाहते, सरदर्दी कम लेना चाहते हैं, सीधा कोर्ट चले जाएं। कोई भी छोटा वकील, कोई भी मतलब आपका नोटरी करने वाला वकील आपको वो नोटराइज करके दे देगा, ऑथेंटिक करके दे देगा, मोहर लगा कर दे देगा। ठीक है, अलग से पेपर दे देगा, आपको कोई प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है। ये कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाला प्रोसेस नहीं है। ठीक है, बस इस फॉर्म को ठीक से भरना एक प्रोसेस था। तो थैंक यू इतने लंबे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। इतनी लंबी तो हमारी लाइव सेशंस ही होती हैं भाई, तो थैंक यू सो वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल।
और आई होप आपके मैं क्वेश्चंस के जवाब दे पाया हूँ। अब इसके अलावा अब सब्सक्राइब तो मार ही लो यार, लाइक और शेयर तो मार ही दो। अब एक क्वेश्चन बहुत बड़ा अभी रह गया है, ज़रा उसे भी सॉर्ट आउट कर दें। जब इतनी मेहनत आपने कर ही ली है और इतनी देर तक आपने मुझे देख लिया है, अब ये सारी बातें सुन ली हैं, तो ये बात भी सुन लें तो कुछ हर्ज तो नहीं है इस बात में। अब अभी एमसीसी के इंटरनल सोर्सेज से पता चला है कि एमसीसी नोटिस डालेगा, जो कि डालना चाहिए। जैसे कि आपको ऊपर पता चली गया है कि भैया इंस्ट्रक्शंस तो हैं, एनएमसी के इंस्ट्रक्शंस हैं, तो वो नोटिस डालेगा जहाँ पर आपको ये इंस्ट्रक्शन पता चलेंगी कि आपको कितना समय दिया जाएगा कि आप अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनवा लें। अब वो तो बात ही ख़त्म हो गई, सर्टिफिकेट बनवा लें, तो इसका मतलब है कि आप अपने सेल्फ डिक्लेरेशन का जो आपने फॉर्म बनाया है उसे क्रॉस वेरीफाई करवा लें 16 सेंटर से। तो अब भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है ना कि अब 21 तारीख से रजिस्ट्रेशन चालू है, 28 को लास्ट है। या तो फिर एमसीसी पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए पोर्टल को स्पेशली खोल के रखे, जो कि पता नहीं कैसे पॉसिबल होगा, आई डोंट नो, वो इसी बात पर शायद डिस्कशन कर रहे होंगे। या काउंसलिंग की डेट्स को आगे पीछे करें, जो कि वो भी मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स यूपी, झारखंड, गुजरात, केरल, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर और भी इधर उधर बहुत ज़्यादा स्टेट जो है धीरे धीरे अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर चुकी हैं या होने वाली है। तो उन सब ने तो अपनी काउंसलिंग का शेड्यूल एमसीसी के काउंसलिंग शेड्यूल के आने के बाद ही डिसाइड किया था। तो अब वहाँ पर क्या शिफ्ट होगा नहीं होगा पता नहीं। और स्टेट्स के अंदर भी तो वेरिफिकेशन चल रहा है, गुजरात में, केरला में, कर्नाटका में, तो वहाँ पर तो पीडब्ल्यूडी बच्चे पुरानी नॉर्म्स के हिसाब से ही सिलेक्ट या रिजेक्ट हो रहे हैं। अब उनका क्या होगा, मतलब ये क्या हुआ कि किसी के लिए कुछ नॉर्म, किसी के लिए कुछ नॉर्म। खैर चलिए, कुछ भी हो सकता है भैया। तो चीज़ें भी नॉर्मलाइज तो नहीं हुई, ये तो साफ दिखाई देता ही है। अब अब एमसीसी के इंस्ट्रक्शन के बाद आपको पता चलेगा कि आपको आगे क्या करना है, ठीक है। अच्छा, इतना तो आपको समझ में आ गया कि ये फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है। पीडीएफ फॉर्म टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया है, आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको आप फिल आउट कर लेना और ध्यान से फिल करना, ठीक है। फिल करने के बाद आप इसे अटैच करा लेना, नोटरी अटैच करा लेना। और जब अटैच करा लोगे तो फिर उसके बाद, क्योंकि अगरतला की रिपोर्ट के हिसाब से देखिए तो सेल्फ डिक्लेरेशन ही लेकर आपको जाना है। जब आपको सेंटर्स पर जाना है तो सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ ही जाना है, और अलॉन्ग विद योर यूडीआईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी, अपना नीट का स्कोर कार्ड का फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड, ये सब लेकर आपका एप्लीकेशन वहाँ सबमिट करनी होगी। अब हो सकता है कि सेंटर्स पर जब आप जाएँ वो आपको बोले कि सेल्फ अटेस्टमेंट अपने पास ही रखिए और ये सब चीज़ें देकर एप्लीकेशन दे दीजिए और बाद में हम अब ये सब लेकर आना साथ में, ये भी हो सकता है। लेकिन इतनी बात तो ज़रूर हो गई, जो बच्चे लगातार बीएचयू भाग रहे थे, दिल्ली आ रहे थे, वो बच्चों की मेहनत तो ख़राब हो गई, टाइम भी बर्बाद हुआ। अब मैंने आपको बार बार ये इंस्ट्रक्ट किया था कि हो सकता है कि जो एमसीसी की गाइडलाइंस आए वो कुछ और हों, अभी तक नोटिस नहीं आया है, तो ये कोई भीड़ चाल नहीं है। आप भागते हुए लगातार सेंटर्स पर जाकर खुद को परेशान ना करें। अगर आप सेंटर के आसपास रहते हैं तो ही आप अपनी एप्लीकेशन दें, अगर आप बहुत दूर रहते हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मौका मिलेगा और नोटिस आएगा तभी आप कोई ना कोई एक्शंस लेना। पर बच्चे नहीं माने और वो लगातार बीएचयू जाते ही रहे, दिल्ली आते रहे और वेरियस जगह पर जाकर परेशान होते रहे। खैर आई डोंट नो कौन इन्हें पीछे से गाइड कर रहा था, कौन ये इस तरह की चीज़ें कर रहा था। बैठकर बोलना बहुत आसान है, पर यह समझना भी बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो भी गाइडेंस दे रहे हैं कि बेटा बहुत परेशानी होती है किसी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, पैसा भी खर्च होता है भाई, मनी भी खर्च होती है, समय भी खर्च होता है, चीज़ें एडजस्ट भी करनी पड़ती हैं। तो अपनी जो सलाह आप किसी को दे रहे हैं तो बहुत सोच समझ के दें, क्योंकि ये सलाह बहुत बच्चों को अफेक्ट करती है। अब हो सकता है कि आपको इस सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ अगर एमसीसी बोल दे तो फिर से एप्लीकेशन सबमिट कराने जाना पड़ जाए, तो अब हो गया ना आपके लिए डबल काम। तो हमें इंस्ट्रक्शन का वेट करना ही चाहिए था, वो लेट हो गई ये तो पक्का है, आप पैनिक हो रहे थे ये भी पक्का है। तो अब एमसीसी इस नोटिस को कब डालता है, संडे को डाल दे तो ज़्यादा बेहतर है भाई, नहीं तो अगर मंडे को डालता है और मंडे से रजिस्ट्रेशन होना चालू है तो ये समझ लो कि परेशानियों का कोई अंत नहीं है, परेशानियाँ तो होनी है। और फिर कब बच्चा 16 सेंटर्स पर जाएगा, कब एप्लीकेशन देगा, कब वो बच्चे को वेरीफाई करेंगे, कब बच्चा वेरिफिकेशन के बाद सर्टिफिकेट लेकर एडमिशन प्रोसेस में जाएगा, और कब कॉलेज तक पहुंचेगा, और पहुंचेगा भी नहीं पहुंचेगा, कहीं काउंसलिंग के ये स्टेप्स ही मिस ना हो जाए, क्योंकि स्टेट काउंसलिंग भी मेंटेन करनी है कुछ बच्चों को और ऑल इंडिया भी मेंटेन करनी है। तो खैर एमसीसी शायद इन सब बातों के संदर्भ में देखे और समझे, और शायद उसी के बाद आपको कोई फाइनल डिसीजन दे, मैं तो यही मानता हूँ। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, जो भी
फर्दर इंफॉर्मेशंस होंगी, है ना, वो आपको एसवीपी इंस्टीट्यूट पर मिलती रहेंगी। जो भी आपको हेल्प चाहिए होगा एसवीपी इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करता रहेगा, बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। और देखिए, पीडब्ल्यूडी बच्चे ही एसवीपी इंस्टीट्यूट का कोर है। मैं खुद ही कुछ नहीं, अगर आपको लग रहा है कि भैया बहुत बड़ी कोई तोप है, ऐसा कुछ नहीं। आपकी वजह से ही ये चैनल है, आपकी वजह से ही आज हम हैं जहाँ भी हैं, और जहाँ भी जाएंगे आप ही की वजह से होंगे। तो आपके ही बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना एसवीपी इंस्टीट्यूट के लिए सबसे बेस्ट जो है काम यही है कि हम आपके इंटरेस्ट के लिए काम करें और आप ही के लिए डेडिकेटेड रहें, और ऐसा हम कर भी रहे हैं। जबकि नॉर्मल कैंडिडेट्स का एसवीपी इंस्टीट्यूट पर आना और जाना बिल्कुल भी कम नहीं है, और वो भी हमसे हेल्प चाहते हैं, लेकिन हम प्रायोरिटी में पीडब्ल्यूडी बच्चों को रखते हैं क्योंकि वो इस चैनल को रन करा रहे हैं। अगर इकोनॉमिकल मदद हो या व्यूअरशिप हो, वो सब पीडब्ल्यूडी बच्चों की वजह से ही हमें मिल रहा है। तो बेटा मैं तो यही चाहूँगा कि आपका सबका जो है, जो भी बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट में हो वही चीज़ें हों, और मैं आपकी हेल्प कर सकूं। अभी बच्चों को यूडीआईडी कार्ड को लेके भी एक समस्या है कि जिस बच्चे के पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है अब उस बच्चे का क्या होगा। तो आप चिंता मत करना, एमसीसी का नोटिस आने दीजिए, मैं लगातार एमसीसी से संपर्क में रहूँगा, और जितना हो सकता है उतने संपर्क में आकर इस बात का भी कोई ना कोई हल निकालूंगा, क्योंकि हर बच्चे के पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।